नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। आज हम एक बड़े संवेदनशील मसले पर बातचीत करने वाले हैं और वो जुड़ा है कोरोना के इलाज से जुड़ा हुआ मुद्दा। जी हाँ, आपने अपने आसपास बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी होंगी, सोशल मीडिया पर बहुत सारी कहानियां वायरल हो रही हैं। मीडिया के माध्यम से भी आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि लोग दर दर भटक रहे हैं। कोरोना के इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पतालों के चक्कर काटे जा रहे हैं। सरकारें दावा करती हैं, और किसी एक राज्य की बात नहीं है, कमोबेश हर बड़े शहर से, हर राज्य से ये खबरें मिल रही हैं कि लोग कोरोना के इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में एडमिशंस नहीं मिल रहे हैं। और तो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। कई जगह हमने खबरें पढ़ी हैं जिसमें रेट लिस्ट तय कर दी गई है। लाखों में कोरोना के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स मरीजों पर दबाव डाल रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट मामला गौतम बुद्ध नगर का, जिसमें गर्भवती महिला की भटकते भटकते उसकी जान चली गई। उस पर तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस भी भेजा है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स मनमानी फीस वसूल रहे हैं, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। तो ये खबरें लगातार हमें मिल रही हैं। दूसरी तरफ सरकारों का दावा है कि हम जनता का ख्याल रख रहे हैं, बेड्स हमारे पास पर्याप्त हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की खबरें आती हैं तो सरकारों के दावों की पोल खुलती है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, आज हम इस पर करेंगे चर्चा। और मनमानी कब बंद होगी, कोरोना के इलाज के नाम पर स्थितियां कब सुधरेंगी, इस पर आज चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आज मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ है, उनके साथ। सरकार के सुशासन के दावों की पोल खोलते और अस्पतालों की संवेदनहीनता की कहानी बयां करते ये मामले देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के हैं। तारीखें बदल रही हैं, मृतकों की उम्र बदल रही है, लेकिन मौत का तरीका बिल्कुल एक है। ये सभी अस्पतालों की लापरवाही और क्रूरता की भेंट चढ़े हैं। क्या राजधानी दिल्ली, क्या हाईटेक सिटी नोएडा और क्या गाजियाबाद, सभी जगह सरकार और प्रशासन के दावे हवा होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में तो ने कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाए हैं, बेड की उपलब्धता बताने वाले ऐप डिजाइन किए हैं, लेकिन मरीजों की शिकायत है कि ऐप में बेड खाली दिखाए जाने के बाद भी अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे। मौत के बाद जांच टीम गठित करने और दोषियों को न बख्शने की बात कही जा रही है। दिल्ली में 9 सरकारी और 74 निजी कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, जिनमें 8,575 बेडों को कोरोना के मरीजों के लिए रखा गया है। इनमें से 4,413 बेड पर मरीज हैं, जबकि 4,162 बेड खाली हैं। फिर भी मरीजों को अस्पताल में भर्ती न करने से मौत हो जाना बेहद गंभीर है। दिल्ली में वेंटिलेटर्स की संख्या भी कम है। यहां महज 518 वेंटिलेटर बेड हैं। इनमें से 251 पर मरीज हैं, जबकि 267 ही खाली बचे हैं। ऐसे में अगर आपात स्थिति आई तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है। अब दिल्ली में 10 दिन से टेस्ट की संख्या घट गई है, फिर भी रोजाना 1 से 1,500 हजार कोरोना के केस मिल रहे हैं। अब नए मरीजों का इलाज कहां और कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दिल्ली सरकार मरीजों को होम क्वारंटाइन में रहने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। ऐसे वक्त में
जब दिल्ली में लोग कोरोना का इलाज न मिलने से परेशान हैं, कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा मंडरा रहा है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों ने मरीजों को लूटने का पैकेज तैयार कर लिया है। ट्विटर पर सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सर्कुलर की एक तस्वीर वायरल है, जिसमें कोरोना के इलाज के लिए मिनिमम 3 लाख रुपए लेने की बात लिखी है। सर्कुलर के मुताबिक अस्पताल मरीज को तभी भर्ती करेंगे जब 4 लाख रुपए एडवांस जमा कराए जाएंगे। वहीं सिंगल बेड के रूम के लिए 5 लाख और आईसीयू के लिए 8 लाख एडवांस जमा कराने होंगे। अस्पताल ने अपनी फीस को कानूनी ठहराने के लिए दिल्ली सरकार के एक रूलिंग का हवाला भी दिया है। हालांकि मामला बढ़ता देख अस्पताल ने अपने फेसबुक पेज पर सफाई जारी की, वायरल हो रहे सर्कुलर को पुराना बताया, नए नोटिस के साथ नए रेट्स जारी करने की बात कही। दिल्ली एनसीआर के ये मामले बानगी भर हैं। कमोबेश पूरे देश में हालात ऐसे ही हैं। आए दिन मुंबई या दिल्ली अलग अलग शहरों से इलाज न मिलने से मरीज की मौत की खबरें आ रही हैं। 6 जून को मुंबई के करीब मुंब्रा में 3 अस्पतालों की भर्ती करने से मना करने के दौरान गर्भवती की ऑटो रिक्शा में मौत हो गई थी। अब प्रशासन तीनों अस्पतालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की बात कह रहा है। मुंबई में इलाज में लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अस्पतालों के बीमार सिस्टम की तस्वीरें समय समय पर सामने आती रही हैं। मुंबई के केईएम अस्पताल में तो शवों के बीच मरीजों के इलाज करने की तस्वीरों से हड़कंप मच गया था। अस्पताल के फर्श पर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, तो जगह जगह गंदगी का आलम भी था। महाराष्ट्र के बाकी अस्पतालों में भी जैसे जैसे कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, वहां इलाज की व्यवस्थाएं दम तोड़ती जा रही हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? सरकारें जिनके ऊपर इलाज की जिम्मेदारी है, या फिर वो सिस्टम जिनके बीच चक्कर लगाते हुए कई लोगों की जान चली गई? खैर, इन तस्वीरों ने कोरोना से जंग के खिलाफ राज्य सरकारों की पोल तो खोल दी, लेकिन सरकारों की नींद कब टूटेगी ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम उन कोरोना वॉरियर्स को, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, उनको सैल्यूट करना चाहते हैं कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। उनकी जान भी उतनी ही खतरे में है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल्स की तरफ से मनमानी की तस्वीरें सामने आ रही हों, बेरुखी की तस्वीरें आ रही हों, लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हों, तो सवाल उठाने लाजमी है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत खास आज मेहमान जुड़ रहे हैं, सबका परिचय सबसे पहले करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर वीके मोंगा साहब, जो कि चेयरमैन है IMA HBI के हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोंगा आपका। हमारे साथ है डॉक्टर CM भगत साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं AHPI दिल्ली NCR के। AHPI मतलब एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भगत आपका। हमारे साथ हैं जाने माने हेल्थ एक्टिविस्ट अशोक अग्रवाल साहब। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं आज एक खास मेहमान शिवाजी गायकवाड़ साहब, जो कि कोरोना सर्वाइवर हैं। कोरोना को इन्होंने मात दी है, लेकिन इनके पर्सनल एक्सपीरियंस भी हम जानेंगे कि इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शिवाजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो पर। और शुरुआत में शिवाजी आपसे ही करना चाहूंगा, जरा हमारे दर्शकों को और हमारे मेहमानों को बताएं कि जब आप इस बीमारी से जूझ रहे थे तो हॉस्पिटल्स का रवैया क्या था? हेलो 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 जी शिवाजी जी। देखिए, मेरे को है ना शिवाजी, हम सुन पा रहे हैं आपको जी। हेलो, 29 को है ना, मेरा है ना जरा है ना थोड़ा सुबह उठा मैं, और बुखार आया, और क्या हो गया, उल्टी होने के लिए लगा ऐसा। तो मेरा लड़की का एक 2 पैशन वाले डॉक्टर आर्यन। हेलो हेलो, सुन रहे हैं सर आपको, हम बोलिए। आर्यन डॉक्टर है अपना, उधर आर्यन अपना कुर्ले में आर्यन हॉस्पिटल है, मेरे लड़की का पेशेंट का है। डॉक्टर नीरेश और डॉक्टर सुनीता दुबे। हाँ, तो 2 दिन उधर मेरे को एडमिट किया। बाद में वो लोग ने केस किया उधर। अब उधर केस करने के बाद मुझे वो लोग 3 डॉक्टर ने मुझे हेल्प अच्छा किया। वो लोग का उधर का स्टाफ डॉक्टर है अजय, डॉक्टर अजय, सर्जन डॉक्टर खान, डॉक्टर खान,
तो दुबई में इन सब ने बोला एक वो इनको लेके जाओ मरीज को, इधर तो अपने को ये जल्दी नहीं होगा। तो अपना साइड अपने कुर्ला है ना बाबा हॉस्पिटल में, तो उधर मुझे एडमिट किया वो लोग ने। उधर जा नहीं लेता था, दूसरा जगह ले तो नहीं लेता था, उधर गया। उधर पर 1-2 घंटा हम लोग बैठा, परेशान हो गए 3 डॉक्टर लोग। तो डॉक्टर बोले कि मेरा डैडी है, कुछ जल्दी एडमिट करो, उसको बहुत तकलीफ हो रहा है इससे। तो वो लोग ने एडमिट करके लिया है। तो मेरे को 1 महीना उधर ही मैं केस किया और 4 फेल हो गया, बाद में 2 अच्छा आया। और मैं कार्यकर्ता है, मैं स्वाभिमानी रिपब्लिक पक्ष का बड़ा अपना मुंबई का संगठक हूँ। हमारा नेता मनोज भाई संसारे, उसने पर अच्छा समाज के लिए सब हेल्प किया सबको जी। और ये डॉक्टर लोग ने अच्छा, आर्यन वाले ने बहुत अच्छा मुझे हेल्प किया। गायकवाड़ साहब, आपने जो इलाज कराया वो आपका उसमें कोई खर्चा आया या उसमें आपको मदद मिली? मदद मिली हमको, उनको मदद किया हमको उधर से। तो डॉक्टर है ना, दुबई डॉक्टर है, सुनीता डॉक्टर है ना, हेलो आर्यन का है ना डॉक्टर सुनीता ताई है ना, सुनीता दुबे है ना, उनका ही उन्होंने अच्छा हेल्प किया मुझे। 3 डॉक्टर खाना पीना सब अच्छा हेल्प किया मुझे उधर। हाँ 2-3 दिन अच्छा मुझे, लेकिन उधर जाती हो गया ना मेरे को। तो वो लोग ने 3 डॉक्टर ने हमारा साथ दिया, गाड़ी दिया और पवई में लेके गया। पवई में जागा नहीं था, बाद में सब जगह जागा नहीं, फिर बाद में हमको कुर्ला में लेके आया। ओके शिवा जी, तो कुर्ला में नहीं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बिल्कुल, और जिस तरह से आपकी मदद वहां पर हुई है, डॉक्टर्स आप बता रहे हैं कि आपकी मदद के लिए आगे आए, हम अपने शो के माध्यम से उन तमाम डॉक्टर्स का शुक्रगुजार हैं जो इस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन सारी कहानियां एक जैसी नहीं है। जैसा हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, देश के अलग अलग इलाकों में बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जहां पर मनमानी फीस की बातें सामने आ रही हैं, जहां पर लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। अशोक अग्रवाल जो कि जाने माने हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, वो दिल्ली पर खासतौर से फोकस रहकर काम करते हैं। अशोक जी, अगर आप सच्चाई और आपके जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं दिल्ली में इलाज को लेकर, आप हमसे शेयर करना चाहें सर। अशोक जी, देखिए, कोरोना पेशेंट हो या नॉन कोरोना क्रिटिकल पेशेंट हो, इस पीरियड में ये सभी पेशेंट्स की जो हालत है ना, वो बद से बदतर हो गई है। और ये सीन पूरे देश में चल रहा है। और मुझे लगता है कि कोरोना से जितने लोग मर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा नॉन कोरोना जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जिनको बिल्कुल ही इग्नोर मार दिया है सारे राज्यों ने, वो ज्यादा लोग मर रहे हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। अगर आप कोरोना पेशेंट की ही सिर्फ बात करें हम, तो आप देखिए दिल्ली में जो दिल्ली सरकार थी, वो पूरे 6 साल में इतने बड़े बड़े दावे इन लोगों ने करे। इन्होंने एक ऐसी पिक्चर दिखाई लोगों को, और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी अपने रोजाना कॉन्फ्रेंस में जो है वो भाषण लगाते थे और लोगों को ये बताने की कोशिश करते थे कि 1 लाख 2 लाख हम सब चीजों के लिए तैयार हैं। तो ये पिछले 1.5 महीने में जो इनिशियली सारे लोग और क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो कोविड पेशेंट ले ही नहीं रहा था शुरू में, सारे लोग सरकारी अस्पतालों की तरफ भागे। लेकिन 1.5-2 महीने के एक्सपीरियंस ने उन्हें इतना डरा दिया, खौफनाक किस्से हुए। मैं जो डॉक्टर्स वहाँ काम कर रहे हैं, जो पैरा मेडिकल काम कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। वो ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जो मैं और आप जो है 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्था सरकार ने उनको दी, वो इतनी खराब व्यवस्था हुई और एक्सपोज हो गए कि आज दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो है आपके बेड्स खाली पड़े हुए हैं। लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी उन हॉस्पिटल्स में जाना नहीं चाहता है। और सारा प्रेशर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर आ गया है। और क्योंकि जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल को मौका मिलेगा लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए, तो वो जैसे मैंने ही एक्सपोज किया था कि वो हॉस्पिटल 3 लाख और उससे ज्यादा पैसे मांग रहा है, और दूसरे हॉस्पिटल तो 10 और 15 लाख मांग रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस 10-15 लाख का नहीं है, तो वो बहुत सारे हॉस्पिटल उसको एडमिट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से पूरा सिस्टम जो है एक्सपोज हो गया है। और मैं आज उनको सुन रहा था चीफ मिनिस्टर साहब को, और वो मुझे लगता है इसमें मोंगा सर ये बड़ा चिंता का विषय है सर, कि एक तरफ हम देख रहे हैं डॉक्टर्स बिल्कुल स्टाफ वगैरह जैसा हम कह रहे हैं कि सब लोग अपने अपने स्तर पर सेवा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ
मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत सारे हॉस्पिटल्स मनमानी फीस वसूल रहे हैं सर। क्या आपको लगता है सर, ये क्या आप रिएक्शन क्या है आपका इस पर? दीपक जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है, खासकर दिल्ली के लिए और खासकर जब हम बात करते हैं मुंबई के लिए। जब हम पूरा का पूरा पर्सपेक्ट के अंदर देखें कि हेल्थ के ऊपर कभी भी सरकारों ने अपना महत्व नहीं दिया। जहां बजट के अंदर 1.2% जीडीपी हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाएगा, उसमें आप क्या उम्मीद करते हो कि 5 स्टार न्यूयॉर्क सिटी या कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे पाओगे? जिस देश के अंदर हेल्थ के प्रोजेक्ट्स 20-20 साल तक लंबित रहें, दिल्ली के अंदर ऐसे हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स हैं जो 20 साल में 4 बार 4 मुख्यमंत्रियों ने उद्घाटन किया, आज तक एक ईंट नहीं लगी। बजट के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। उसके ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, इन जगह पर फेथ नहीं है, एक दूसरे के अंदर विश्वास नहीं है। सरकार को प्राइवेट सेक्टर पे विश्वास नहीं है, केवल चाबुक चलाने का काम सरकारें कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। और ये सबसे बड़ी विडंबना इसलिए भी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा तैयार रहता है गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स के लिए, खासकर आपदाओं के टाइम पर। और उस आपदा के अंदर अगर आप एक्सपेक्ट करें कि हम चाबुक भी चला लें, लेबोरेटरीज को नोटिस भी दे दें, बड़े बड़े अस्पतालों को नोटिस भी दे दें, और उसके ऊपर से हमारे पास कॉस्टिंग की क्या पॉलिसी है? महत्वपूर्ण बात यह, जहाँ कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं लूट रहे हैं, लूट खसोट हो रही है। कैसी लूट खसोट है? जब आज तक आपने कोई कॉस्टिंग नहीं बनाई, जब आपने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई, जब आपने एक फार्मूला नहीं बनाया, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमेशा कहता रहा है कि एक फार्मूला बनाओ, एक कॉस्टिंग स्ट्रक्चर बनाओ पूरे देश के अंदर, जिसके अंदर सारी के सारी इंडस्ट्री के लोगों ने आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर भी भारत सरकार से प्रार्थना की कि पूरे देश का एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें कि कॉस्टिंग के नाम पर हम सब लोगों के सामने कह सके कि ये खर्चा है। और जब कोरोना के नाम पर, कोरोना के टाइम पर, लेकिन सर मैं आपकी बात समझ गया सर। डॉक्टर मोंगा, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात बोली है। डॉक्टर भगत, मैं यहां पर चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करें। डॉक्टर मोंगा कह रहे हैं कि कॉस्टिंग की एक नीति नहीं है पूरे देश में, इसलिए ये कॉस्टिंग का अंतर आता है। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर लाखों का पर्चा पकड़ा दे कोविड पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल। सर डॉक्टर भगत सर, देखिए, आपने कई बातें कही और बहुत सारे वीडियोस भी दिखाए। अशोक अग्रवाल जी ने भी एक बात कही और मेरी इनसे पहले भी एक बारी चर्चा हो चुकी है। इन्होंने कहा कि वर्कर्स काम कर रहे हैं, अव्यवस्था है सिस्टम में, अवस्था है। मैं एग्री करता हूं इनसे बिल्कुल कि सिस्टम में अव्यवस्था है। और क्या हो रहा है, सडनली कुछ ऑर्डर्स आते हैं और कुछ इश्यूज रेज कर दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप इनका पालन करें। डॉक्टर मोंगा ने भी एक बात की कॉस्टिंग की। एक बात मैं अग्रवाल जी से पहले भी कर चुका हूं, और ये इशू जो है हम अब से नहीं, पिछले 5-6 साल से, 7 साल से रेज कर रहे हैं कि हेल्थ को जब भी पैसा देने की बात आती है, हर एक को बुरा लगता है। इलाज अच्छा से अच्छा होना चाहिए, अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन जब हेल्थ को उसके खर्चे के हिसाब से पैसा देने की बात आती है तो कोई उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। मैं बड़ी संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया गया कि हेल्थ में बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ कहाँ हो रही है? आप देख रहे हैं एक के बाद एक हॉस्पिटल बिक रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है और कोई ग्रोथ नहीं हो रही। हाँ, प्राइवेट सिस्टम ने एक अच्छी सर्विस देने की कोशिश की और उसमें पैसा भी खूब इन्वेस्ट किया है, लोगों को भी लाए हैं। बात आ जाती है सफरिंग की, जो आप जिस पे आपने मुद्दा शुरू किया कि इन लोगों को इलाज नहीं हो पाया। इसका कारण था अव्यवस्था ही, कि सडनली अगर आपने मुझे रात को ऑर्डर कर दिया कि मुझे 20% बेड देने हैं, तो क्या मैं उन बेड्स को रेडी करने का टाइम दिया गया मुझे? देखिए, खाली बेड नहीं देना है मुझे प्राइवेट सेक्टर में बेड के साथ सर्विस भी देनी होती है। उसके लिए मुझे स्टाफ को भी अरेंज करना है, उसके लिए मुझे ऑक्सीजन सप्लाईज भी अरेंज करनी है, उसके लिए मुझे मॉनिटर्स भी अरेंज करने हैं। अब जहाँ तक स्टाफ की बात है, अव्यवस्था की बात आपने की, अव्यवस्था तो ये पेंडेमिक जो है ये अपने आप में एक इसका कारण बन गया है कि लोग इतने डरे हुए हैं, स्टाफ भी डरा हुआ है, इंसान है ये भी, ये कोई ऊपर से तो आए नहीं है, चाहे हेल्थ केयर वर्कर हैं, लेकिन डरते तो ये भी हैं, और जो नहीं डरते उनके माँ बाप उनको डराते हैं। तो स्टाफ की अवेलेबिलिटी भी इन स्पेशल जो 20% बेड्स में थी वो अवेलेबल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उसके लिए फिर हम लोगों ने इंसेंटिव्स दिए स्टाफ को, डबल सैलरीज दी
किसी तरह उनको कोक्स किया। फिर उनकी डिमांड थी कि आप हमें सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं, कल को हमें कुछ हो जाता है तो आप हमें क्या देंगे। तो आपने बात खर्चे की तो हमसे पूछी ही नहीं अभी तक। आपने हमें ब्लेम किया और अच्छे से ब्लेम किया, हमें दिखाया कि हम कितने नीचे गए हैं और कितने गिरे हुए हैं, जो लोग इतना सफर कर रहे हैं। लेकिन जब आप हमारा दर्द ही नहीं समझ पाएंगे और हमसे सर्विस मांगेंगे तो हम कैसे दे पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप कॉस्टिंग की बात करें, ये बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने अब से कम से कम 6 बारी कोशिश की है कि हॉस्पिटल्स को भी एक सपोर्ट मिलना चाहिए है और बीच में बिल्कुल। और ये हॉस्पिटल्स को जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है वो कहीं ना कहीं फिर अंतिम आदमी यानी कि मरीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो हॉस्पिटल्स की जो मनमानी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इलाज के लिए जो लोग दर दर भटक रहे हैं, इसकी हम इलाज की इनसाइड स्टोरी पर आज हम बात करें। फटाफट से अशोक अग्रवाल के पास चलते हैं। अशोक साहब, आपने डॉक्टर मोंगा, डॉक्टर भगत दोनों की बातों को सुना, आपका रिएक्शन सर इस पर? साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक आप हॉस्पिटल्स को आप इक्विप नहीं करोगे ढंग से तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। ये भी बात ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का काफी एक्सपेंडिचर भी होता है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तो नेचुरली उसका खर्चा भी होता है। एयर कंडीशन का अकेला इतना खर्चा होता है कि वो खुद में बड़ा होता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार उठता है कि कोरोना बीमारी कोई एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशनल प्रॉब्लम है। और जब नेशनल प्रॉब्लम है तो कोरोना पेशेंट के ऊपर जो खर्च आता है वो कोरोना पेशेंट क्यों उठाए? क्यों नहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा खर्चा उठाती है? उठाना चाहिए, हर एक गवर्नमेंट को पूरा खर्चा उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक ही क्लास है, चाहे वो रिच कोरोना पेशेंट है चाहे वो पुअर कोरोना पेशेंट है, वो एक कोरोना पेशेंट है। दूसरी बात ये है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट्स हैं, उनको ये देखना चाहिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बॉम्बे में टेक ओवर कर लिया है, ये कंट्रोवर्सी हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल कह रहा है मैं बहुत खर्चा कर रहा हूँ, सरकार कह रहा है कि नहीं आपका इतना खर्चा नहीं है। आप ऐसी स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लीजिए, आपका मैनेजमेंट टेक ओवर कर लीजिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है जब वो अपने अस्पताल ठीक नहीं चला पाते तो प्राइवेट अस्पताल कैसे चलाएंगे? बहुत सारी इश्यूज हैं जो है। और तीसरा ये कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए तो कहीं मैं चाहूंगा सर इस पर डॉक्टर मोंगा, यस सर, मैं चाहूंगा डॉक्टर मोंगा इस पर रिस्पॉन्ड करें। डॉक्टर मोंगा, क्या वाकई में अब सरकारों को ज्यादा हस्तक्षेप करना होगा? तो क्योंकि फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और मैनेजमेंट ये कहेगी कि साहब हमारे अधिकार क्षेत्र में सरकार बेवजह दखलंदाजी कर रही है, लेकिन अगर लोगों की जेब पर इलाज भारी पड़ रहा है की बात है, तो सरकारों फिर के लिए कुछ तो रास्ता निकालना होगा ना सर। मैं समझ गया। एक तो इंट्रोस्पेक्शन की बात है सरकारों के लिए कि अभी तक हम कहाँ पहुंचे, और दूसरी बात ये जो प्रश्न बार बार आ रहा है कि सरकारी अस्पतालों के 50% बिस्तर खाली पड़े हैं और प्राइवेट अस्पतालों के यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। मैं अस्पतालों की फ्लीसिंग की बात करूँ या उसकी बात करूँ, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। बहुत एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगने चाहिए, ये भी मैं कहता हूँ। बड़े अस्पतालों के अंदर, 5 स्टार अस्पतालों के अंदर बहुत एग्जॉर्बिटेंट खर्चे भी नहीं आने चाहिए। लेकिन सरकार को ये देखना पड़ेगा 50% बेड मेरे खाली पड़े हैं, प्राइवेट में लोग क्यों जा रहे हैं? केजरीवाल साहब ने भी पीछे ये कहा कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर कर रहे हैं, क्यों? कल तक यही केजरीवाल साहब और दिल्ली के मंत्री लोग कहते थे कि हमने 5 स्टार फैसिलिटी दे दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है टेस्टिंग के नाम पे और उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के नाम पर दिल्ली के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। ये दिल्ली का जो बिल्कुल पूरा का पूरा ढांचा, इतने नंबर संख्या आ रही है, इसके लिए सरकारें दोषी हैं। सरकारों को जो शुरू से कंटेनमेंट मेजर्स लेने चाहिए थे उन्होंने वो नहीं लिए इसके लिए। उसकी वजह से ऑलराइट सर, मैं डॉक्टर भगत से क्विक रिएक्शन लूंगा। डॉक्टर भगत, मैं चाहूंगा इस पर आप जरूर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है और ये बार बार ये विमर्श भी चल रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन जमीनों पर खड़े हैं उन अगर इसका सलूशन नहीं होगा तो ट्रस्ट के नाम पर जमीनें दी गई हैं, तो जब आप ट्रस्ट के नाम पर जमीनें लेते हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ। सर देखिए, सारे हॉस्पिटल जो हैं ट्रस्ट की जमीनों पे नहीं है। मैं अशोक अग्रवाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि गरीब आदमी ये खर्चा क्यों उठाए और अमीर को उसका उठाना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो बेहिंतहा हुई, बहुत पैसा दिया गया बिकॉज दे वांटेड टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। और इसीलिए एक स्टेज पे हमारा जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स थे और हिंदुस्तान के थे, वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म का बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हुआ था।
डॉक्टर मोंगा की बात भी सही है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है बिल्कुल, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ना तो इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की, ना इन्होंने इलाज कराया। दिल्ली में 37 हॉस्पिटल हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, 37 में से इसका सिर्फ 5 में कोरोना पेशेंट एडमिट कर रहे हैं और उसमें भी 50% बेड खाली पड़े हैं। ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे की पोल खोलता है। ये कुछ शब्द हैं जो इनकी पोल खोल देते हैं। तो इन दोनों बातों में जान है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ते हैं। हम डिस्कस करते रहेंगे, 2 घंटे डिस्कस कर लेंगे, सोल्यूशन नहीं आएगा। हमने AHPI में बार बार हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका सोल्यूशन यही है कि नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, बट हैंडिंग ओवर द एंटायर हेल्थ केयर टू प्राइवेट सेक्टर। अब उसके लिए साथ साथ जरूरी है कि कॉस्टिंग भी की जाए और लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर जो उसको मैनेज कर रहा है उसकी पेमेंट उसी हिसाब से हो। जो दे सकता है उसको वो खुद देगा, जो नहीं दे सकता गवर्नमेंट उसको रिम्बर्स करेगी एट ए सब्सिडाइज्ड रेट। तो ये एक इसका सोल्यूशन रहेगा, नहीं तो ये तो हाल ऐसा ही रहेगा कि दिल्ली के हॉस्पिटल खाली पड़े बनाने की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मेरे पास वक्त इतना ही है सर, ये चर्चा हम लंबी चाहते थे लेकिन वक्त की कमी है, मेरे को ये शो वाइंड अप करना पड़ेगा। डॉक्टर मोंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए। डॉक्टर भगत, थैंक यू सो मच। अशोक अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के इस शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।